हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। फाइनली आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जैट एग्जाम 24 होने वाला है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है एंड आपने अपना लेटेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। आप सबको पता होगा इस बार भाई एडमिट कार्ड में कुछ इश्यूज थे, जिसके बाद आपको जैट ने मल्टीपल टाइम रिमाइंड भी किया था कि 29 दिसंबर के बाद वाला जो एडमिट कार्ड है वो आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। तो भाई अपना सेंटर वगैरह देख लेना, टाइमली वहां पे पहुंच जाना। स्टूडेंट्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सर जैट एग्जाम की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीपल रीजन है उसके पीछे। एक यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्शन आता है विच इज डिसीजन मेकिंग, जो भाई बाकी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कैट एग्जाम में हर एक सेक्शन का टाइम होता है। वर्बल के 40 मिनट्स थे, एलआरडी के 40 मिनट्स थे, लेकिन जैट में ऐसा नहीं होता है। पूरे के पूरे पार्ट वन जिसमें आपका वर्बल है, डिसीजन मेकिंग है, क्वांट्स है, उसके टोटल आपको 175 मिनट्स मिलते हैं। तो उसको कैसे डिवाइड करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जैट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 5 ऑप्शंस होते हैं इंस्टेड ऑफ 4। तो वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन अप्रोच कितनी यूजफुल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा एग्जाम जहां पे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? तो एक कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। इसके साथ ही क्या कट ऑफ रहती है, क्या परसेंटाइल, क्या स्कोर, ये सब चीजों पर बात करूंगा ताकि आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रेटजी रेडी हो पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है। जो आपका पार्ट वन होगा उसमें अप्रोक्सीमेट आपके 75 से 76 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 21 से 22 क्वेश्चन एंड क्वांट्स एंड डीआई के 28 क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपको पता है यहाँ पे अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत करते हो तो -0.25 होगा। फिर आपका पार्ट टू होगा जिसमें आपका जीके होगा एंड एसे राइटिंग होगा। जीके में आपके सामने 25 क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंप्लीट जीके सेक्शन अटेंड कर देना पूरा का पूरा। ठीक है, देन आपको एक एसे लिखना होगा। आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से एक टॉपिक पे आपको एसे लिखना है 250 वर्ड्स का। और ये जो एसे है ये आपको अपने डेस्कटॉप पे टाइप करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको पूरा का पूरा ऐसे टाइप करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझने वाली ये है कि जो आपका पार्ट वन है ये आपकी कट ऑफ में काउंट होता है। ठीक है, एक्सएलआई की कट ऑफ या कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपकी जो कॉल आनी है इंटरव्यू की, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्ट वन के स्कोर पे डिपेंडेंट है। तो आपका फर्स्ट जो मेथड होना चाहिए वो ये है कि पार्ट वन के स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। और जो पार्ट टू का स्कोर है जिसमें आपका जीके और एसे राइटिंग आ जाता है, ये आपका इंटरव्यू स्टेज पे काम आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सएलआई के लिए। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शायद पता नहीं है कि आपका जो पूरा पार्ट वन है इसमें आपके 175 मिनट्स टोटल है, जहां पे कोई भी आपका सेक्शनल टाइम नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये चीज आपको करनी है और आपके वर्बल में इतने मिनट्स है, नहीं। टोटल 175 मिनट्स मतलब अप्रोक्सीमेट 3 आवर्स आपके पास है, 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। इसमें आपको पूरा का पूरा पार्ट वन करना है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सबको मैंने बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप समझ लो। सबसे पहले जो आपका पूरा पूरा पेपर पैटर्न है उसमें आपको स्ट्रक्चर आप सबको पता है। 175 मिनट्स का पार्ट वन है, देन आपका कीबोर्ड टेस्टिंग होगा, देन आपका 30 मिनट्स का पार्ट टू होगा, जिसमें जीके के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे एंड आपका एक ऐसे राइटिंग होगा, 250 वर्ड्स का आपको लिखना होगा। ठीक है, अब एक चीज जरूर करना कि जीके का जो सेक्शन है वो पूरा अटेम्प्ट करना है, आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन कर देना, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, तुक्का लगा देना, बट फॉर श्योर कर देना। ठीक है, सिमिलरली ऐसे राइटिंग में भाई जरूर लिखना, खाली मत छोड़ना। 3 टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक में आपको चीजें समझ में आ रही है एससी राइटिंग के ऊपर, बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया था चैनल के ऊपर रिसेंटली। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया, कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरह से ऐसे लिखना है। तो लिखना जरूर, अच्छे से लिख देना, क्योंकि अगर इंटरव्यू कॉल आएगी वहां पे काम आ सकता है। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जिसको लेके स्टूडेंट थोड़ा सा वरीड है, सर हमारा जो पार्ट वन है ना उसमें अगर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है 8 से ज्यादा तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस पॉइंट को ना बहुत ज्यादा वरी मत करो। ये एक तरह से ना आपके साथ माइंड के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि आप एक चीज समझो कि -0.10 का जो नेगेटिव मार्किंग है आफ्टर 8 क्वेश्चंस, इसको आप बहुत ज्यादा मत सोचो। काफी लोग क्या गलती करते हैं, सर अनअटेम्प्टेड के भी तो नेगेटिव मार्किंग है, इससे अच्छा तो पूरा पेपर कर दो। लेकिन आप ये समझो कि इनकरेक्ट की जो नेगेटिव मार्किंग है वो -0.25 है और 8 से ज्यादा अनअटेम्प्टेड छोड़ने में -0.10 है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 10 एडिशनल क्वेश्चंस और छोड़ोगे तब जाके आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, और 8 क्वेश्चन की आपको विंडो तो पहले से ही मिली हुई है। तो आराम से अपना पेपर वैसे ही करना है जैसे आप करते हो, जैसे आप अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी पे फोकस रखते हो। बेकार के तुक्के आपको इस पेपर में नहीं लगाने। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, सर कितने मार्क्स पे हमें एक्सएलआई की कॉल आ जाएगी, कितना हमें स्कोर करना ही करना है।
तो जो आपका पार्ट 1 है वो अराउंड आपका 75 मार्क्स का है, क्योंकि हमने अभी देखा 75 मार्क्स का आपका पूरा पूरा पार्ट 1 रहने वाला है। अब अगर मैं 23 की बात करूं, Z23 में किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आई थी, तो आपको यह भी समझना है, जो मैंने आपको कैट एग्जाम के टाइम भी एग्जाम स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि आपको पेपर को उसकी मेरिट पे जज करना है। बहुत सारे लोगों ने क्या गलती करी, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी फॉलो करी, कैट का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, ये स्ट्रेटजी फ्लॉप हो गई। और जिन लोगों ने मेरिट के बेसिस पे किया था, जो सही था सिर्फ वही किया था, उनकी बहुत हायर परसेंटाइल आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस किया। सिमिलरली अगर मैं Z की बात करूं तो Z22 और उससे पहले के एग्जाम और 23 में इतना ज्यादा वेरिएशन रहा था, आप देखोगे तो 10-10 मार्क्स से ऊपर कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी। Z23 का पेपर कंपैरेटिवली आसान आया था, इसीलिए 45 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आई थी। जबकि अगर आप Z22, 21, 20 की बात करोगे तो 35 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल हुआ करती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पेपर आसान हुआ तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ तो डरना नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता, वो सबके लिए डिफिकल्ट है, इसीलिए कम स्कोर पे भी आपके ज्यादा परसेंटाइल आ सकते हैं। तो वो आपको उसी टाइम डिसाइड करना है जब आप पेपर दे रहे हो। बट फिर भी एक बेंचमार्क के लिए, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं सर एक थोड़ा सा हमें माइंडसेट डेवलप हो जाए, तो मैं लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 45 मार्क्स आउट ऑफ 75 अगर आपके आए थे पार्ट 1 में तो आपकी 99 परसेंटाइल थी। 43 मार्क्स अगर आपके आए थे देन 98 परसेंटाइल थी। 39 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल थी, एंड 30 मार्क्स पे आपकी 80 परसेंटाइल थी। एंड अगर मैं बात करूं एक्सएलआई की कट ऑफ्स की, ये ऑफिशियल कट ऑफ्स है, ऑफिशियल डेटा है ये, और वही एग्जैक्ट कट ऑफ्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो जो बीएम वाला प्रोग्राम है बिजनेस मैनेजमेंट, उसकी जो कट ऑफ थी मेल और फीमेल की वो थी 95 एंड 92 परसेंटाइल। एंड अगर आप एचआरएम प्रोग्राम की बात करोगे तो मेल इंजीनियर की कट ऑफ थी 93 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर की कट ऑफ थी 91 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर की 90 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर की 88 परसेंटाइल। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, तो भाई आपको ये समझना है कि अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर लो तो आपको भाई एक्सेलराइज से सारे प्रोग्राम से मोर और लेस कॉल्स आ जाती हैं। तो अब आपको जो एम बनाना है वो 95 प्लस बनाना है। 95 प्लस मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 39 मार्क्स आउट ऑफ 75, बट उससे पिछले साल अगर आप देखोगे तो दैट इज अराउंड 30 मार्क्स। तो आपको मैं फिर से बार बार ये चीज रिकमेंड कर रहा हूं, बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम में बिल्कुल भी प्री कंसीव नोशन के साथ आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। पेपर करना कैसे ये समझो। आपके पास पार्ट 1 है, करेक्ट, पार्ट 1 के आपके पास 175 मिनट्स है, ठीक है, मतलब 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 75 से 76 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें वर्बल के आपके सामने होंगे कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 21 से 22 क्वेश्चंस, एंड क्वांट के आपके सामने होंगे 28 क्वेश्चंस। तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सेक्शनल कट ऑफ जरूर क्लियर कर लेना। सेक्शनल कट ऑफ का क्या मतलब है, अगर आप यहां पे देखोगे तो प्रीवियस ईयर आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है। अगर मान लो आपने 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया बट आपने सेक्शनल कट ऑफ को नहीं क्रॉस किया तो आपको कॉल नहीं आएगी। सिमिलरली एचआर में अगर आप देखोगे 90, 75, 75 ये सेक्शनल कट ऑफ रही थी, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना है। तो आपको माइंड में क्या लेके चलना है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, एंड इसके साथ साथ आपको ओवरऑल जो आपका परसेंटाइल है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, देन आपका पार्ट 2 होगा, जिसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू स्टेज में होगा। और यहां पे आपको क्या चीजें करनी है, दो चीजें करनी है। एक तो आपको अपना जीके का सेक्शन करना है जिसमें 25 क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऐसे राइटिंग में आपको पूरा का पूरा ऐसे टाइप करना है अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो टाइप करना है कितने वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का। तो भाई उसको ब्लैंक मत छोड़ना, लिख लेना अच्छी अच्छी चीजें। ऐसे राइटिंग के ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पे आया हुआ है, उसको देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। उसके बेसिस पे आप भाई सारी लाइनें लिखना, अच्छे से पैराग्राफ बनाना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना, ताकि भाई एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाए, इंटरव्यू स्टेज में जब पहुंचो तो इन सबका आपको एडेड एडवांटेज मिल पाए। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट 1, इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें। तो अपने टाइम को डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे, हर एक सेक्शन में अगर आप अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मोर और लेस हर साल का ये ट्रेंड रहता है। तो भाई आपको 10 to 12 करेक्ट करने हैं। ठीक है, ये मैं करेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपने इतना करेक्ट कर लिया तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि मेरी एक्यूरेसी कैसी रहती है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है तो आप कम क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी वीक है तो आप भाई ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। देन आपको देखना आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्वांट्स में आप ज्यादा टाइम डेडिकेट करोगे ताकि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके अपने ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। कुछ लोग का डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मेरा डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग था तो भाई मेरा डीएम में 99.8 आया था, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटाइल काफी हाई हो गई। तो आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। साथ में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि भाई आपका
पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन इजी होता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा कंसीडर करना। जैसे अभी क्या होता है जैट में ना थोड़े से सरप्राइजेस आते हैं। जैसे क्वांट्स में अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर उन्होंने डीआई के 1-2 सेट डाल दिए थे, वर्बल में उन्होंने स्केड्यूलिंग का एक क्वेश्चन आ गया था एलआर का, तो ये सब चीजें आती हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा रेडी रहो, पूरा पेपर जरूर देखना है। ये गलती मत करना कि आपने पेपर नहीं देखा, पूरा पेपर आपको देखना जरूर है, क्योंकि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज्यादा इजी होंगे, जो सिटर्स होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर लेना एज सुन एज पॉसिबल। देन आप ये मत करना, देखो कभी कभी क्या गलती हो जाती है ना, हम क्वांट्स में सोच के चलते हैं मेरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, और अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन करने में आपने 4 से 5 मिनट लगा दिए, तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर भी लिया ना तो भाई इतनी अच्छी बात नहीं है वो, क्योंकि आपका टाइम काफी चला गया। तो आपको आरओआई भी देखना है कि जितना टाइम मैं लगा रहा हूं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सारा टाइम चला गया। तो आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इनिशियल जो आपका टाइम है, जो आपके पास 2 आवर्स 55 मिनट्स है, आपने भाई स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट पूरे पेपर को स्कैन करा, अच्छे से देखा समझा, एक स्ट्रेटजी को डेवलप किया, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है उस सेक्शन को पहले कर लिया। आप चाहो तो वर्बल से स्टार्ट कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट कर सकते हो, क्वांट से स्टार्ट कर सकते हो, जो आपका अच्छा एरिया। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट रीड कर पाते हैं, क्योंकि बाद में कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो जनरली वर्बल से स्टार्ट करते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर मुझे तो ना कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना है, तो मैं पहले क्वांट पिक कर लेता हूं, 5-6 क्वेश्चन भी उसके हो गए तो मेरे को अच्छा फील होगा, मैं पूरा पेपर अच्छा कर पाऊंगा। तो आपका क्या माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम हो तो आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, एबीसी स्ट्रेटजी। एबीसी स्ट्रेटजी क्या है? एबीसी स्ट्रेटजी का मतलब है अभी करो, ए मतलब अभी करो, बी मतलब बाद में करो, एंड सी मतलब छोड़ दो। अब इसमें क्या होता है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। मान लो आपने क्वांट से स्टार्ट किया, 28 क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। जो इजी वाले क्वेश्चंस है वो अभी करते चले जाओ, जो आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे आते आता है उसी टाइम कर दो, विद इन 1 मिनट आपने सॉल्व कर दिया, गुड टू गो, आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको पता मैं कर तो सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैंने अभी उठा लिया ना तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप रिव्यू मार्क कर लो। क्या कर लो? रिव्यू मार्क कर लो। आपको पता होगा ये क्वेश्चन मुझे आता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, रिव्यू मार्क करा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। मान लो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसमें। उससे क्या होगा, मान लो आपने फर्स्ट 30 मिनट्स में 8 से 10 क्वेश्चन क्वांट से कर लिए, गुड टू गो, इतने क्वेश्चन हो गए। अब आप अपने वर्बल के सेक्शन पे आ जाओ। वर्बल के सेक्शन में भी आपने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी, मान लो आपके 10-12 क्वेश्चन हो गए, देन आप डिसीजन मेकिंग पे चले गए, देन आपने वहां पे 10-12 क्वेश्चन कर लिए। अब क्या हुआ, आपका जो सेक्शन वाला गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर लिया है, नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज। आपके पास जो लास्ट का टाइम बचा, मान लो आपके लास्ट में 1 आवर बचा या फिर आपके पास 1.5 आवर बचा, अब आप देखो जो जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू करे हुए, चाहे वो वर्बल में आरसी हो या डिसीजन मेकिंग का एक अच्छा सेट हो जो आपको लगता है आता तो है बट उसको 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, क्वांट्स में आपको लगता है क्वेश्चंस मैं कर तो सकता हूं लेकिन यहां पे ऑप्शंस लगाने हैं। ये बात ध्यान रखना, जैट में ऑप्शंस जब आप लगाते हो ना तो वहां पे टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि जैट में 5 ऑप्शंस होते हैं, बाकी एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं ना। तो एलिमिनेशन टेक्निक हो गई या फिर ऑप्शन अप्रोच हो गई, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रादर आपको क्या करना चाहिए, आप यूज कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। क्या अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यूज रख के आप आंसर निकाल पा रहे हो, वो सब चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेंगी, उससे आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। देन आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पेपर कर रहे हो, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं स्कैन करते रहना है पेपर को, पूरा पेपर देखना है, करना है अच्छे से। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके आरसी के होते हैं, तो कुछ आपके नॉन आरसी टॉपिक्स भी होंगे, वोकैबुलरी भी होगा, ग्रामर भी होगा। आपका एक पर्टिकुलर एरिया स्ट्रांग नहीं है उसका मतलब ये नहीं है पूरा सेक्शन आपका वीक है। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग पे फोकस करो, डिसीजन मेकिंग का पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आइडियल आंसर्स, करेक्ट आंसर, कैसे अपने आंसर को सही करते हैं। डिसीजन मेकिंग पे एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत बहुत ज्यादा ये टेक्निक हेल्पफुल रहती है। मेरा जो 99.8 स्कोर आया था डिसीजन मेकिंग, उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करी थी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, जो मेरा लास्ट ऑप्शन बचा उसको मैं टिक कर दे रहा हूं, एंड एक्यूरेसी काफी स्ट्रांग हो गई थी उसके बाद। तो ये चीज आप डेफिनेटली फॉलो करके देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड क्वांट्स एंड डीआई में अगर आपको लगता है मेरा क्वांट्स वीक है तो डीआई के सेट जरूर देख लेना, वो आसान हो सकते हैं, क्योंकि भाई जो यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन आते हैं वो कैट जितने डिफिकल्ट नहीं होते, डायरेक्ट आपको चार्ट होता है, टेबल होता है, इंफॉर्मेशन देखनी है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना, एक्टिव माइंड रखना, प्री कंसीव नोशन मत रखो कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने, नो, ठीक है। उन सब चीजों से थोड़ा सा बचना है। जब आपका पार्ट 1 ओवर हो जाएगा देन आपको 5 मिनट्स मिलेंगे कीबोर्ड टेस्टिंग के। कितनी देर? 5 मिनट्स। वो जो कीबोर्ड टेस्टिंग है वो आप 1 मिनट में कर सकते हो, बाकी 4 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपनी आईज को रेस्ट दे देना। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने पार्ट 1 किया तो वो आपने 3 आवर्स का पूरा सेक्शन किया, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हो, तो भाई थोड़ा सा 4 मिनट रेस्ट दे देना है। उसके बाद पार्ट 2 करना। जीके में अगेन जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर देना, जो क्वेश्चन नहीं आते वहां पे कैलकुलेटेड गेस करना, ठीक है।
करना पूरा पेपर है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो कैलकुलेटेड करके देखना कि यार हो सकता है इस टाइम ये नहीं हुआ हो, ये हुआ हो, तो एलिमिनेशन से भी काफी बार आंसर पे हम लोग पहुंच जाते हैं। देन आपका एस्से राइटिंग होगा। जीके और एस्से राइटिंग में दोनों में मिला के आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो जीके में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना, 5 से 7 मिनट में आप पूरा का पूरा जीके सेक्शन कर सकते हो। रेस्ट जो 20-25 मिनट्स है उसमें अपना एस्से अच्छे से लिखना, एंड देन यू आर डन विद द एग्जाम। अगेन मेरे फाइनल टिप्स यही हैं कि भाई ये मत सोच के जाना कि मेरे को क्वांट्स ही करना है, मेरे को वर्बल ही करना है, मेरे को तो डीएम पेपर को उसकी मेरिट पे जज करना है। जब आप क्वेश्चंस का फ्लो देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने मॉक्स में करे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन डुएबल है। तो जितना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे पेपर उतना अच्छा होगा। एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है, कैट में भी यही हुआ था। जो लोग पिक कर पाए थे क्वेश्चंस उन लोग का अच्छा परसेंटाइल आया, डिस्पाइट उन्होंने कम अटेम्प्ट्स करे। क्यों? क्योंकि इस साल जो कैट का एग्जाम था वो एक्यूरेसी के ऊपर था। जरूरी नहीं है जैट में सेम चीज रिपीट हो, ऐसा हो सकता है पेपर आसान हो, ऐसा हो सकता है पेपर डिफिकल्ट हो, पेपर मॉडरेट, कोई भी लेवल हो सकता है। बट अगर आपको वो आसान लग रहा है तो कोशिश करना अटेम्प्ट को ज्यादा करने का, क्योंकि आपको अगर इजी लग रहा है तो वो सबके लिए इजी है। और अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना, क्योंकि अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है इसका मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल सबके लिए हाई है और कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आ सकती है। तो ये भाई मेरे कुछ टिप्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। इस तरह से पूरे एग्जाम को आप अटेम्प्ट करके आई होप आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे। आई होप जितनी भी डिसीजन मेकिंग की वीडियोस थी, क्वांट्स कितनी वीडियोस थे, देन आपके एसे राइटिंग के ऊपर वीडियोस थे, वो सारे वीडियोस आपने अच्छे से देख लिए हैं एंड उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले अपने एक्चुअल एग्जाम के राइट आफ्टर हम चैनल पे पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बना देंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द जैट एग्जाम। बिल्कुल मत डरना, कैट का क्या रिजल्ट रहा वो डिटरमाइन नहीं करेगा जैट में कैसा रहा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं हर साल जिनका कैट में 40 50 60 रहा है और जैट में 98 99 लेके आए और एक्सएलआई में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरे से जैट होगा नहीं होगा। बहुत सारे प्री कंसीव नोशन है, जैट तो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है, ये होता है, भूल जाओ वो सारी बातें। एग्जाम वाले दिन डिफिकल्ट तभी है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता और इजी पेपर तभी है जब आपको वो क्वेश्चंस आते चले जाते हैं। उसी बेसिस पे इस एग्जाम को भी आपको डील करना है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से पेपर करो। टाइम बहुत है, सेक्शनल टाइम आपके पास नहीं है तो आपको ये नहीं करना कि ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। आपके पास एम्पल टाइम है, 3 आवर्स में 75 क्वेश्चन, बहुत अच्छा टाइम है, आराम से कर सकते हो। एक्यूरेसी पे मेंटेन करो, गलतियां मत करो। बिल्कुल भी इन चीजों को मत सोचो कि अनअटेम्प्टेड में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सब चीजें ज्यादा मैटर नहीं करेगी। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का डेटा मैंने आपका शेयर जरूर कर दिया, बट उसको माइंड में लेके बहुत ज्यादा मत चलो, उसको स्ट्रेस में मत आने दो एंड अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके ड्रीम एमबीए कॉलेज की तरफ आगे बढ़ो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।